शुभ संध्या मित्रों। मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, हमने आपसे संविधान पर चर्चा करते हुए आपको अपने प्रथम लेक्चर में आपको कुछ प्रमुख राजनीतिक शब्दावली से अवगत कराया, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, और प्लस आपको पूरी की पूरी संविधान को समझने के दृष्टिकोण से भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फिर उसके बाद हम अपने संविधान सभा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम संविधान सभा में आप लोगों को लेकर चले, जहां पर आप लोगों से काफी कुछ चर्चा विमर्श हुआ और यह निष्कर्ष निकला कि जो संविधान सभा है वह आंशिक रूप से चुनी हुई एवं आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा आपकी आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। दोस्तों, यहां पर आंशिक रूप से चुनी हुई का तात्पर्य यह हुआ कि जो ब्रिटिश प्रांत के लिए सीटों का आवंटन किया गया था और जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था, उन दोनों सीटों को जो भी सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया था, अर्थात कि उनका चुनाव हुआ था। लेकिन जो देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी, देशी रियासतों को उनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, वो नामांकित हुए थे। राइट, तो उनका नामांकन के कारण आपकी संविधान सभा जो थी वह आंशिक रूप से चुनी, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यह चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरे स्थान पर संविधान सभा का अब चुनाव संपन्न हो गया, अर्थात कि जुलाई अगस्त 1946 को ठीक, जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ। अब इसमें जो सीट 208 सीट किसको मिली? 208 सीट किसने प्राप्त किया? कांग्रेस ने। राइट, 208 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। लेकिन 73 सीटों पर आपके मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की। और यहीं से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग जैसे ही 73 सीटों पर विजय प्राप्त की, उसको कुछ चीजों की बहुत अच्छी जानकारी हो गई। ये आपको जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम लीग ने विजय प्राप्त की, अब मान लो कि कोई इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी हारेगी तो अर्थात कि वहां पर बीजेपी की विचारधारा को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जहां पर कांग्रेस जीतेगी तो वहां पर यह होगा कि उनके विचारधाराओं को लोगों ने स्वीकार किया, अर्थात कि जो उनकी विचारधारा थी उनके बीच में उसकी लोकप्रियता बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा रही। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग को जो 78 सीट प्राप्त थी, उस 78 सीट में इन लोगों ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की। राइट, 78 78 सीट में इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर क्या कर ली? विजय हासिल की। लेकिन इससे यह सिद्ध हो गया कि मुस्लिम लीग की जो मांग थी, उनकी जो मांग थी, इस्लामिक जो समुदाय के लोग थे उन्होंने उसे स्वीकार किया। अब इनको इस बात का पता चल गया कि अगर हम एक मूवमेंट चलाएं या एक आंदोलन चलाएं तो
पाकिस्तान जो एक देश की मांग है वह हमें प्राप्त हो सकती है। तो इन्होंने आंदोलन चलाने की ये बात कही और इससे वो पाकिस्तान को लेकर इस आंदोलन के माध्यम से सक्सेस हो जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इस उद्देश्य से अब इनको यह बात पता चल गई, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको इन सीटों पर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। राइट, तो दोस्तों संविधान सभा जो थी आपकी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें आपको सभी समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे। भले ही यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ कि जो आज वर्तमान समय में आप लोग देखते हैं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है और वो प्रतिनिधि सदन में पहुंचते हैं, लेकिन संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप लोग ये देखेंगे कि चुनाव नहीं हुआ, फिर भी यहां पर आपको प्रत्येक समुदाय, चाहे वह आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, सभी लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। राइट, तो मतलब कि सभी को प्रतिनिधित्व मिला। तो दोस्तों यह भी जरूरी था ना कि जो संविधान सभा में जिस संविधान का निर्माण हो रहा है वह निर्माण संपूर्ण भारत के लिए हो रहा है, और इस भारत में विविधताएं जो है बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है। तो यह जरूरी था कि हर समुदाय के लोग यहां पहुंचेंगे, तो हर समुदाय के जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, जो भी चीजें हैं हम अपने संविधान में शामिल कर सकते हैं। राइट, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, तो वह बता सकता है। दोस्तों आप लोग एक नोट करके जरूर याद रखना कि आपके संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। राइट, 15 महिलाएं। जब भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं से संबंधित रहे तो आप लिख सकते हैं, तो 15 महिलाएं शामिल थी। आप लोग इनके जो लिस्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा। राइट, अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मुस्लिम लीग को यहां पर प्रायोरिटी मिल गई। तो 16 अगस्त 1946 को, राइट, 16 अगस्त 1946 को, राइट, तो दोस्तों जब मुस्लिम लीग को यह पता चल गया कि भाई अब हम अगर कुछ मांग करेंगे पाकिस्तान को लेकर तो हमें मिल सकती है, तो 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस मना लिया। राइट, तो सीधी कार्यवाही दिवस इन लोगों ने मनाया। ठीक, कार्यवाही दिवस इन्होंने कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। ये याद रखना, मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। अब इसमें इन्होंने कहा कि हम भारत से अपने आप को स्वतंत्र कराएंगे और लेकर रहेंगे किसको? पाकिस्तान को। राइट, और इन्होंने एक मांग, कौन सा मांग? पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग को लेकर इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जब इन्होंने 16 अगस्त 19, जब इनको प्रायोरिटी मिल गई कि अब हमारे विचारधाराओं को इन लोगों ने स्वीकार किया है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मना लिया। अब सीधी कार्यवाही दिवस जब इन्होंने मनाया, सीधी कार्यवाही दिवस जब इन्होंने मनाया तो इन्होंने कहा कि अब हम अपने आप को भारत से स्वतंत्र रखेंगे। राइट, अब स्वतंत्र रखेंगे और हम जो है पाकिस्तान की मांग को लेकर अब आंदोलन चला रहे हैं। अच्छा, परिणाम क्या निकल के आया? परिणाम निकल के आया कि अब यहां पर 3 जून 1947 को, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोगों को पता भी होगा 3 जून 1947 को क्या हुआ था। राइट, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं 3 जून 1947 को। राइट, बहुत बड़ी योजना आई, कौन सा? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड
माउंट बेटन योजना। ठीक, तो 3 जून 1947 को लाल माउंटबेटन योजना आई। अब इस योजना के द्वारा पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र रूप में स्वीकार कर लिया गया। पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप में स्वीकार कर लिया गया कि भैया ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक और बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी होगी, जब पाकिस्तान को हम स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिए तो अभी आप लोगों को मैं बताया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत जो भारत में शामिल होंगे वो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें थी। तो यहां पर देसी रियासतों के पास अब एक ऑप्शन और मिल गया, राइट। अब यहां पर इसी योजना के तहत देसी रियासतों को 3 ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, देसी रियासतों को 3 ऑप्शन मिल गए। वो 3 ऑप्शन क्या थे देसी रियासतों को, तो वो 3 ऑप्शन थे कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो, भाई आपका मन है भारत में शामिल हो जाओ, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से। जैसे जब जम्मू कश्मीर को लेकर वल्लभ भाई पटेल बड़ा प्रयास किए, जम्मू कश्मीर में बहुत धन संपदा नेचर हर एक चीज मौजूद थी, तो वहां के राजा साहब जो थे वो चाहते थे कि हम जम्मू को पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाएं। तो वो पहले अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, बट जब दिक्कतें आई तो फिर भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ा। तो दोस्तों 3 जून 1947 को लाल माउंटबेटन योजना आ गई और इस योजना के द्वारा पाकिस्तान को स्वतंत्र कर दिया गया कि अब आप स्वतंत्र रूप से हो गए। अच्छा, अब जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ तो देसी रियासतों के पास एक ऑप्शन और खोला गया कि भाई अब आप जो है चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे भारत में शामिल हो, चाहे आप स्वतंत्र रहिए। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत पूछा जाएगा तो उस वक्त 2 ऑप्शन थे, राइट, लेकिन लाल माउंटबेटन योजना के तहत 3 ऑप्शन हो गए। तो ऐसे करके आपका प्रश्न दे सकता है, इसमें से कौन नहीं है, तो आप लोग तैयार रहिए। अब क्या हुआ, पाकिस्तान जब स्वीकार कर लिए, तो जब पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया गया तो संविधान सभा अलग होगा कि नहीं होगा, भारत के लिए अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगा कि नहीं, सभी लोग कमेंट करिए। भारत के लिए अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा, राइट। तो अब क्या हुआ, भारत के लिए अलग संविधान सभा हो गई, पाकिस्तान के लिए अलग हो गई। तो अंतोगत्वा संविधान सभा में अब जो कुल सदस्य संख्या बची वो 299। जब पाकिस्तान और भारत की संविधान सभा अलग हो गई तो भारत में जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी वो 299 बची। अब इसमें से 299 में इसको 2 भागों में बांट लीजिए, एक ब्रिटिश प्रांत में कितने हुए और ब्रिटिश प्रांत रियासतों में। देशी रियासतों, ठीक। तो ब्रिटिश प्रांत को मिला कितना 229 और 229 में 299 निकालेंगे तो आपका बचा 70। इसको दो सौ 29 और ये आपका हो गया 70 देसी रियासतें। तो ये अब जब भारत और पाकिस्तान अलग संविधान सभा हुई, ठीक, अलग संविधान सभा हुई तो भारत के पास 299 सदस्य संविधान सभा में बचे। तो उसमें से ब्रिटिश प्रांत को पहले कितना मिला था 292, अब ब्रिटिश प्रांत के लिए कितने बचे 229 भारत के लिए, राइट। और देसी रियासतें पहले कितने थी 93, अब बचे कितने 70।
ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अब जब संविधान अंतिम में बनकर बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक, और जिस दिन इसे अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। ठीक, उस वक्त 284 सदस्य वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने क्या काम किया? उन लोगों ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए और फिर उसके बाद संविधान को अंगीकृत किया गया। राइट? तो दोस्तों, आप लोग क्या समझ में आया कि जब संविधान अंतिम रूप से बिल्कुल बनकर तैयार हुआ और जिस दिन इसे अंगीकृत किया गया, जब हम इसे स्वीकार किए, तो उस वक्त आपके कितने सदस्य बचे? 284 सदस्य उपस्थित थे। राइट? थे कितने? 299। लेकिन उपस्थित उस वक्त जो हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित थे, तो वो 284 उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत कर लिया। अब काफी कुछ चीजें आपको आगे जानने का मिलेगा। ये एक आपको पूरी ये सिस्टम हुई। अब जो संविधान सभा के मूल कार्य क्या थे, ये जानना जरूरी है। संविधान सभा का मूल कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा का मूल कार्य कैसे कैसे हुआ। यहां से काफी कुछ चीजें फिर से जानने को मिलेगा, तो जान लीजिए सभा के कार्य। यहां पर इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा यहां पर टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां पर चर्चा होनी है। अब दोस्तों, ये जो संविधान सभा थी, अब इस संविधान सभा को किस लिए हमने बनाया था? देश के संविधान का निर्माण करने के लिए। तो आप क्या काम करिए? संविधान का निर्माण कीजिए। और कैसा संविधान का निर्माण करना है? और आप जो संविधान का निर्माण करने आए हैं, उस कैसा संविधान का निर्माण करेंगे? तो ऐसे संविधान का निर्माण करिए जो देश की जनता के इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। तो आप ऐसा संविधान बनाइए जो ये आपका भारत है, तो यहां पर जो भी लोग हैं उन जनता के इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अब आपका भारत कैसा है? पूरा का पूरा विविधताओं से भरा हुआ देश है। विविधता यहां पर आपको ऐसा मिलेगी कि आप 20 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो आपको भाषाओं में अंतर, खान पान में अंतर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एक स्टेट को दूसरी स्टेट से पार करेंगे तो भाषा, तो आपको खान पान में अंतर मिलेगा ही, आपको वहां पर वेशभूषा में अंतर दिखाई देने लगेगा। तो आपको कुछ ऐसा कार्य करना है कि इन विविधताओं के होने के बावजूद भी हम सब एक हों, कोई भी किसी भी प्रकार की, और सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हो, सभी लोग समान रूप से अपने आप को विकसित करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और इस भारत की भूमि में रहकर संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। तो कुछ आपकी क्या कल्पना थी? ऐसे संविधान का निर्माण। अच्छा, इसीलिए यहां पर जो संविधान सभा थी, इसमें सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो सके, चौहनमुखी रूप से विकास हो सके। तो कुछ इस उद्देश्य से। अब दोस्तों, जब आपकी संविधान सभा बन गई तो 1946 के जून जुलाई तक आते आते, अर्थात कि हम कहें तो जुलाई में इसकी जो रिजल्ट फाइनली आते आते सभी संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए। लेकिन जो मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, तो 73 सीट मिलने के बाद 78 सीटों में जब 73 सीट प्राप्त कर लिए, तो मिलने के बाद उनको इस बात का आभास हो गया कि हमारे जो विचारधारा है, उन विचारधारा को इस्लामिक समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया है। अब जब वहां पर कांग्रेस की विचारधारा असफल रही, तो अब इन्होंने
पाकिस्तान के नाम पर एक देश बना सकते हैं, इनको ये पता चल गया। जब भी नेहरू जिन्ना जी से कहते थे कि अब तो संविधान सभा तो बन गई है जिन्ना साहब, आइए मिलकर हम लोग संविधान का निर्माण करते हैं, बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो जब जब ये कहते थे और जिन्ना साहब मना कर देते थे, और इसके कारण जो बैठकें थी वो बार बार रद्द हो जाती थी। अब संविधान सभा की बैठक ही नहीं होती थी। अब बैठक नहीं होगी तो कैसे संविधान का निर्माण होगा, और इस कारण और अन्य सदस्य बड़ा नाराज हो जाते थे। लेकिन समय आ गया 9 दिसंबर 1946 को। समय क्या आया? 9 दिसंबर 1946 को। सब कुछ तोड़ते उड़ते, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। तो इस दौरान संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पहली बैठक, और इसमें जो आपके सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को क्या किया गया? इनको कार्यवाही अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब इसके बाद नेक्स्ट समय आता है। नेक्स्ट समय आया इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, वह कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट इसके 2 दिन बाद। 11 दिसंबर 1946 को इसके बाद महत्वपूर्ण बैठक हुई, और इस बैठक में एक अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर, मतलब कि एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? चुन लिया गया, ताकि एक अस्थाई अध्यक्ष हो। और इसी के साथ आपके एच.सी. मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो जो इस संविधान सभा की पहली बैठक के बाद जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें वह डेट था 11 दिसंबर 1946, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, और एच.सी. मुखर्जी इन साहब को क्या कर लिया गया? उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए? अस्थाई अध्यक्ष हो गए। किसके? संविधान सभा। तो अब संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और एक और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था वी.टी. कृष्णाचारी जी को। वी.टी. कृष्णाचारी को, ठीक है, ये एक अन्य उपाध्यक्ष थे। तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ। फिर समय आता है आगे, तो ये हुआ कि कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना अपने भारतीय संविधान का, ताकि कोई पढ़े तो पता चले कि हमारा उद्देश्य क्या क्या है। जो आप प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कुछ इन्होंने विचार चल रहा था इन लोगों के अंदर। तो समय आया 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक, समय आया नेक्स्ट बैठक की। 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, और जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक उद्देश्य जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो कब आपके उद्देश्य प्रस्ताव, जो आपके संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, वो कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आपने पेश किया, इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। समय आ गया 22 जनवरी 1947, और इस 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कर लिया गया। अर्थात कि दोस्तों, अब ये जो इतना लंबा समय उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946, फिर 22 जनवरी, तो थोड़ा लंबा टाइम था, इतना भी लंबा नहीं, लेकिन उस पर विचार विमर्श हुआ, कैसे होना चाहिए, क्या क्या इसमें। भाई ये जरूरी थी कि आप संविधान सभा के सभी सदस्य को संतुष्ट करिए। बिना संतुष्ट किए तो उस चीज को हम सर्वसम्मत से स्वीकार कर नहीं सकते। तो ये थोड़ी नहीं है कि आप इसमें कोई बहुमत के आधार पर निर्णय करना था। जो भी संविधान सभा में, जब तक हर एक अंतिम व्यक्ति तक आप उसको संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसीलिए यहां पर लिखा गया सर्वसम्मति से। यहां पर इन सब शब्दों को समझिए, सर्वसम्मत से, अर्थात कि सभी सदस्य, जो जितने सदस्य हैं संविधान सभा में, सभी लोग उस चीज को स्वीकार करें। यहां पर बहुमत के आधार पे नहीं कि पता चला कि 100 लोग हैं, 60 लोग कर दिए, 40 लोग नाखुश हैं, तो हम स्वीकार कर लेंगे। उन 40 लोगों को भी संतुष्ट करिए, तब जाकर उस चीज को स्वीकार किया जाएगा। तो क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। राइट? कब? 22 जनवरी 1947। और अब यहां पर कहा गया कि अब हम लोग संविधान का निर्माण करेंगे, अर्थात कि अब संविधान हम लोग आगे बनाते हैं। तो जब यह चीज हो गया तय, तो BN राव, आप लोग बड़ा अच्छे से नाम जानते होंगे। किन किन लोगों को पता है BN राव के विषय में, कुछ जानते हैं तो बताएं। किसी को कुछ पता है तो बता सकता है BN राव के विषय में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। BN राव आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और दूसरी चीज, ये वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जज के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। बहुत ही बड़े विशेषज्ञ थे, बहुत ही ये नियम और कानून के जानकार थे, और इनका जो संविधान निर्माण में जो भूमिका थी, उसको हम कमतर नहीं आंक सकते। बहुत ही लीजेंड व्यक्ति रहे। तो BN राव साहब संविधान सभा के सलाहकार बना दिए गए। तो संविधान सभा के सलाहकार, ठीक। तो BN राव को क्या कर दिया गया? संविधान सभा का सलाहकार के रूप में इनको बना दिया गया। भैया अब आप एक मेंटर के रूप में क्या करिए? अपनी भूमिका तय करिए। और उन्होंने उस मेंटर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। वो कार्य क्या था? जो आपको प्रारंभिक प्रारूप संविधान का दिखाई देता है, वह BN राव ने ही बनाकर दिया था। तो संविधान का जो प्रारंभिक स्वरूप था, प्रारंभिक जो प्रारूप था संविधान का, वो किसने दिया? तो प्रारंभिक प्रारूप, प्रारंभिक
प्रारूप संविधान का। ठीक, तो बी एन राव साहब प्रारंभिक प्रारूप जो संविधान का था उसको इन्होंने बनाकर दिया था। और जब इन्होंने इस प्रारंभिक प्रारूप को बनाकर दिया, ठीक, तो इसी प्रारंभिक प्रारूप को क्या किया गया, बेस के रूप में बेस बनाया गया और भारत की प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा गठित हुई। ठीक, इसको क्या किया गया, प्रारंभिक प्रारूप को बेस बनाए, आधार बनाया गया। और फिर संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति गठित की और उसमें संविधान के अंतिम प्रारूप को तैयार किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। राइट, सभी को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो बी एन राव साहब ने प्रारंभिक प्रारूप संविधान का बनाया, ठीक, उन्होंने बनाया। अब इस प्रारंभिक प्रारूप को क्या किया गया, बेस के रूप में लिया गया, आधार के रूप में लिया गया। और जब बेस के रूप में लिया गया तो भारत की प्रारूप समिति संविधान सभा द्वारा गठित कर दी गई। तो संविधान सभा ने क्या काम किया, भारत के लिए प्रारूप समिति गठित की। अब ये जो प्रारूप समिति गठित की गई और इस प्रारूप समिति के माध्यम से संविधान के अंतिम प्रारूप को तैयार किया गया। अब क्या हुआ, अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। अंतिम प्रारूप तैयार किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता अंबेडकर साहब कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले राव साहब जब ये प्रारंभिक प्रारूप संविधान का तैयार कर रहे थे, उन्होंने काफी संविधान का बहुत अध्ययन किया। आपको हमने बताया कि बहुत ही लीजेंट व्यक्ति थे और बहुत ही जानकार रहे हैं। तो राय साहब के सलाह पर आपके संविधान का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया और फिर अंततः 29 अगस्त 1947 को क्या बना दिया गया, प्रारूप समिति। कब, 29 अगस्त 1947 को। तो ये जो प्रारूप समिति आप लोगों ने देखा, ये कब बना, 29 अगस्त 1947 को। राइट, कब बना, 29 अगस्त 1947 को। अब ये जो प्रारूप समिति बना उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबेडकर साहब कर रहे थे। और इसमें कुल अगर देखा जाए, पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7, और अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो इसमें 6 सदस्य थे। मतलब कि एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य इस प्रारूप समिति में मौजूद थे। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि बी एन राव साहब जिस संविधान सभा के वो सलाहकार थे, उन्होंने प्रारंभिक प्रारूप संविधान का बना दिया। जब प्रारंभिक प्रारूप बन गई तो उसको क्या माना गया, एक बेस माना गया, एक आधार बनाया गया। और जब उसको बेस बनाए तो क्या किया गया, जब ये बेस बन गया तो संविधान सभा ने क्या काम किया, एक प्रारूप समिति गठित की और उस प्रारूप समिति को गठित करने के बाद संविधान का एक अंतिम प्रारूप को तैयार कर दिया गया। अब उस जो प्रारूप समिति थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर साहब कर रहे थे। ये पूरा का पूरा आपका कितने सदस्यीय निकाय थी, 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें आपके एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य में एन गोपाला स्वामी अयंगर, लिख लीजिए, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर। पहले स्थान पे कौन, एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरे स्थान पे अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, फिर डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये हो गए। और 2 और जो सदस्य थे
उसमें से एन माधव राव, ठीक है। एन माधव राव जो थे उन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, ठीक है। अर्थात कि जब प्रारूप समिति बन रहा था तो उस वक्त बी एल मित्र सदस्य थे। कौन थे? बी एल मित्र। लेकिन उनकी कुछ तबीयत खराब होने के कारण उनके स्थान पर आपके एन माधव राव आए। और फिर उसके बाद जो अन्य सदस्य 6वें नंबर पे थे वो टी कृष्णमचारी, टी कृष्णमचारी। लेकिन जब प्रारूप समिति तैयार हुआ था उस वक्त आपके थे डीपी खेतान। उन डीपी खेतान की 1948 में डेथ हो गई, ठीक है। तो ये आपके 7 सदस्य थे। किसी को कोई समस्या? सभी लोग नोट कर लिए होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कोई भी समस्या हो, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपके प्रारूप समिति ने खूब अच्छे से काम किया और इसमें जो भी 7 सदस्य थे सभी वकील थे, सभी वकालत किए हुए थे, बड़े अच्छे जानकार थे। वो चाहे टी कृष्णमचारी हो, चाहे वो आपके अंबेडकर साहब हो, तो ये सब बहुत अच्छे जानकार थे। और अंतिम रूप से इन्होंने प्रारूप तैयार कर लिया। जो अंतिम प्रारूप था उसको बढ़िया से बेकायदे तैयार किया गया। अब इस अंतिम प्रारूप को तैयार करोगे तो भैया संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत भी तो करोगे। अब जो आपने अंतिम प्रारूप तैयार किया, आपके जो ये सदस्य थे, हमको लगता है सदस्य लिख ही देते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगर, शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं, अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर, ठीक। और फिर उसके बाद आपके के एम मुंशी और के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी। और फिर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक। और जो 2 अन्य थे आपके एन माधवराव और टी कृष्णमचारी, एन माधवराव और टी कृष्णमचारी, ठीक। ये जो एन माधवराव थे इन्होंने किसकी जगह ली थी? बी एल मित्र की, बी एल मित्र की। और ये डीपी खेतान, ठीक। ये बी एल मित्र की तबीयत खराब हुई थी, डीपी खेतान की जो थी डेथ हो गई थी, मर गए थे 1948 में। तो अब क्या हुआ कि ये जो आपके सदस्य थे सभी वकील थे, वकालत किए थे, अच्छे जानकार थे। इन सभी लोगों ने मिलकर फाइनली संविधान का जो अंतिम प्रारूप था उसको इन्होंने तैयार किया। बेकायदे बहुत अच्छे से काम किए और अंतिम रूप से इन्होंने प्रारूप को तैयार कर दिया। अब जब प्रारूप तैयार हुआ तो ये सभी लोग संविधान सभा के समक्ष इस जो प्रारूप तैयार किए उसको लेके गए। तो पहले ये फरवरी 1948 को लेकर गए। कब? फरवरी 1948 को, ठीक। जब ये फरवरी 1948 को लेकर गए तो इनको कुछ सुझाव दिया गया कि आप जो है इस पर विचार करिए अंतिम रूप से। तो कुछ उनको सुझाव दिया गया कि आप लेकर जाइए। और फिर उसके बाद ये जब उस सुझाव को फिर बढ़िया से गहन अध्ययन किए, उस पर चर्चा विमर्श की और फिर इन्होंने अंतिम रूप से विचार जब करने के बाद अक्टूबर 1948 को, अक्टूबर 1948 को ये कहां लेके गए? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए अंतिम रूप से, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए, ठीक। अब पहले इन्होंने लेके गए फरवरी 1948 को, इनको कुछ सुझाव देकर वापस भेजा गया कि बढ़िया से थोड़ा और देख लीजिए। फिर उसके बाद अंतिम रूप से विचार करने के बाद इन्होंने अक्टूबर 1948 को बेकायदे संविधान की सभा के समक्ष प्रस्तुत किए।
अब संविधान सभा के समक्ष जब प्रारूप समिति ने अपना प्रस्ताव रखा, किसने? इस प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा, तो संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। जब इन लोगों ने संविधान सभा के समक्ष रखे तो संविधान सभा में कुल 3 वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए, ठीक है। तो जब इन्होंने रख दिया बढ़िया से, तो संविधान सभा के समक्ष जब इन्होंने रखा तो 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब रीडिंग, तो 3 वाचन बेकायदे रूप से हुआ। तो अब इस वाचन का मतलब क्या हुआ, अर्थात कि जो आपने प्रारूप तैयार करके हमारे समक्ष लाए हैं, तो उस पर गहन रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। भाई आपने लेकर आए हैं, तुरंत आपको स्वीकार तो कर नहीं लेंगे, तो ऐसे नहीं स्वीकार होगा, उस पर गहन रूप से विश्लेषण होगा, गहन रूप से विचार विमर्श होगा, तब जाकर हम उसको स्वीकार करेंगे। तो अक्टूबर 1948 को ये बड़े खुशी खुशी संविधान सभा के समक्ष अंतिम प्रारूप का प्रस्ताव रखा, और फिर उसके बाद संविधान सभा के समक्ष जैसे ही आया, संविधान सभा ने खूब बढ़िया से बेकायदे 3 रीडिंग किया। तो 3 वाचन में आपको पता होना चाहिए, प्रथम वाचन, सेकंड वाचन और आपका थर्ड वाचन, ठीक। आखिरकार ये 3 वाचन क्या क्या हुए, तो जब इन्होंने लेकर गए तो इसमें वाचन होना शुरू हुआ, तो इसमें मोटा मोटा बताया गया कि क्या क्या बातें हमने लिखा है। तो इसमें बता दिया गया कि ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। तो इस प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग में बेकायदे बता दिया गया, और जैसे ही एक बार सभी सदस्यों को बता दिया गया कि देखिए ये चीजें हैं, उसी के बाद जो कॉपी थी उस कॉपी को सभी सदस्यों को दे दिया गया कि आप जाइए घर पे बैठ के खूब बढ़िया से उस पर स्टडी करिए, उस पर विचार विमर्श करिए और तब आइए। तो ये फर्स्ट रीडिंग थी आपकी, प्रथम वाचन था। इस प्रथम वाचन के अंतर्गत आपको बेकायदे बता दिया गया संविधान का मोटा मोटा क्या क्या बातें लिखी गई हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया, ये सब चीजें। अच्छा, अब लेके गए सभी सदस्य कॉपी, पढ़े लिखे, फिर उसके बाद यहीं से आपका दूसरा वाचन होता है। तो द्वितीय वाचन के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है और फिर एक एक प्रावधान पर क्रम से चर्चा की जाती है, एक एक प्रावधान पर बढ़िया से बेकायदे खूब अच्छे तरीके से विचार विमर्श होगा। अच्छा, अब विचार विमर्श हुआ तो उसी समय संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं, उसी समय जितने भी संशोधन है वो प्रस्तुत किए जाएंगे, और फिर संशोधन के बाद उसको अंतिम रूप से क्या किया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ ठीक है, अब जो है हम अंतिम रूप से इसको क्या कर रहे हैं, अंतिम स्वरूप देने की बात आती है, और जैसे ही अंतिम स्वरूप बात देने की आती है वहीं से आपका थर्ड रीडिंग स्टार्ट होता है। अब थर्ड रीडिंग में यह देखा जाएगा कि भैया कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, तमाम प्रकार की प्रक्रिया देखी जाएंगी। जैसे आप देखिए कि जैसे मैं एक किताब लिया, छपाने के लिए भेजा, अब आपको क्या किया जाएगा, जैसे ही गए तो हम क्या चाह रहे हैं कि फर्स्ट रीडिंग में उसको देख लें कि क्या क्या है उस किताब में, मतलब कि हमने आगे बता दिया बढ़िया बढ़िया ये सब चीजें हैं। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में तमाम प्रकार के जब देखे कि कुछ दिक्कतें हैं तो उसको संशोधन करके को बढ़िया से फिर उसको सही रूप दिया। फिर तीसरी बार क्या किया जा रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक, आखिरकार कुछ वाक्य विन्यास में दिक्कतें हैं, तो उन सभी चीजों को बढ़िया से ठीक किया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि तृतीय वाचन में जब सब कुछ ये स्पेलिंग मिस्टेक, वाक्य विन्यास, ये सब कुछ सही कर दिया जाता है, तो फिर अब उसे फाइनली रूप से, अंतिम रूप से क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार्य कर लिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट वाचन हुआ वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर
1948 से 9 नवंबर 1948 तक। अब ये जो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, तो इसमें बेकायदे आपको क्या किया गया, कॉपी दे दी गई, जाइए बढ़िया से उस पर विचार विमर्श करिए, क्योंकि वहां पर बता दिया गया कि आपके संविधान में क्या क्या है, जैसे मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये सब चीजें हैं, और बेकायदे कॉपी दे दिया गया। जो द्वितीय वाचन हुआ थोड़ा ये लंबा चला था, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक, ये बहुत अच्छे रूप से कुछ दिन तक चला। ठीक है, 15 नवंबर ठीक 15 नवंबर 1948 से आपका कब तक चला, 17 अक्टूबर 1948 तक। अब इसमें आप लोगों के तमाम प्रकार के चीजों पर क्या संशोधन है, तमाम प्रकार के संशोधन प्रस्ताव खूब बढ़िया से प्रस्तुत हो रहे थे। थोड़ा ये लंबा चला, ठीक है, क्योंकि सारे जितने संशोधन है हो रहे थे। अब समझ लीजिए कि अगर एक आश्चर्य की बात अगर जानना चाहें तो कुल 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए इस दौरान। कुल 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। अब आप लोग सोचिए कि कितना बड़ा विचार विमर्श। अब 15 नवंबर 1948 17 अक्टूबर 1948 तक, ठीक। अब समझ लीजिए कि कितना बड़ा इस पर विचार विमर्श चला होगा, समझ रहे हैं ना। ये 1949 होना चाहिए, सॉरी, ठीक, ये 1949, ठीक, एक बार आप सही कर लीजिएगा। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक एक लंबा बहुत बड़ी बहस चली, जिसमें 7635 संशोधन प्रस्तुत हुए। अब 7635 संशोधन प्रस्तुत होना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और फिर उसके बाद 2473 संशोधन को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। 2473 संशोधन को स्वीकार भी किया गया, ठीक। इस दौरान ये पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए, 2473 संशोधन स्वीकार किया गया, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि कोई भी चीजों का जो निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर नहीं होता था। यहां पर जो भी निर्णय होता था वो सर्वसम्मति के आधार पर होता था, जब तक अंतिम सदस्य को संतुष्ट नहीं कर देते। अगर मान लो कि किसी विषय पर खूब लंबा चर्चा हो रही है, खूब चर्चाएं विचार विमर्श हो रहा है, अब मान लो कि उस विचार विमर्श के दौरान एक व्यक्ति जो है असंतुष्ट है, तो उसको ये नहीं कि हम स्वीकार कर लेंगे, उस अंतिम व्यक्ति को बेकायदे बताया जाएगा कि देखिए इसमें ये समस्याएं नहीं है, इसमें ये अच्छाइयां हैं, इसको आप देखिए, थोड़ा विचार करिए। अगर वो नहीं मान रहा है तब पर भी नहीं, वह जो नियम जिस जिस पर विचार विमर्श हो रहा है उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको बेकायदे संतुष्ट किया जाएगा, सभी सदस्य संतुष्ट करके तब जाकर उसको स्वीकार किया जाएगा। तो बहुमत के आधार पर यहां पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, सर्वसम्मति से हुआ है, जब तक सभी लोग मान नहीं जाते हैं। तो ये सोच लेना कि जो प्रारूप समिति आपका बना दिया गया है उसे आप मतलब कि ये आप जो सोच रहे हैं कि ये जो संशोधन हो रहे हैं, इस संशोधन को बहुमत के आधार पर निर्णय कर दिया जा रहा है कि देखिए भाई साहब, 100 सदस्य में आपके 60 सदस्य मान गए हैं, उसको तुरंत स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 100 के 100 सदस्य जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब जो है तृतीय वाचन जो हुआ वो 14 नवंबर 1949 से
14 नवंबर 1949 से 29 नवंबर 1949 तक हुआ। कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 29 नवंबर 1949 तक हुआ। ठीक, तो इसमें आपके बेकायदे स्पेलिंग मिस्टेक, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इन लोगों को बेकायदे बहुत अच्छे तरीके से चेक किया गया। सभी लोग समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए। कोई भी समस्या हो, आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके बेकायदे उन चीजों को जवाब देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो? सॉरी, 26 नवंबर। ठीक, चल, तो ये आप थोड़ा 26 नवंबर 1949 लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका 26 नवंबर 1949 और ये 14 नवंबर 1949। आपका प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और सेकंड वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। थर्ड वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और अब फर्स्ट वाचन में आपको बताया गया कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, आपको दे दिया गया। घर जाइए, खूब बेकायदे पढ़िए और आइए। और फिर उसके बाद सेकंड वाचन में आपके संशोधन प्रस्तुत हुए, जिसमें से 7635 संशोधन प्रस्तुत हुए और 2473 संशोधन को एक्सेप्ट किया गया। और थर्ड वाचन में आप आते आते 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक बेकायदा इस पर आपके जो भी स्पेलिंग मिस्टेक, वाक्य विन्यास मिस्टेक, ये सब चीजों को बिल्कुल सही करके अंतिम रूप से आपको 26 नवंबर 1949 को आपके जो संविधान है उसको अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात कि अंगीकृत मतलब हमने इससे एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और अधिनियमित मतलब इसको हम लागू कर दिए हैं, और आत्मर्पित मतलब कि हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अर्थात कि जो भारत के लोग हैं उन्होंने अपने आप को संविधान को सौंप दिया है। तो दोस्तों, ये आपका पूरा 3 वाचन आपको पता होना चाहिए। ये कहीं कोई बताता नहीं है, लेकिन हमने आपको बेकायदे इसको अच्छी तरीके से बता दिया हूं। ठीक है, थोड़ा ये जो आपको ये चीज आप याद रखिएगा, यहां पर आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, अच्छा, 26 नवंबर 1949 को आपके कुछ अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे। वो अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा 26 नवंबर 1949 को आपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया, तो कुछ आर्टिकल आपके स्वतः लागू कर दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल आपके 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, आर्टिकल 60, फिर आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, मतलब कि 60, 366, 67, फिर 80, 91, 92, 93, आर्टिकल 380, आर्टिकल 391, आर्टिकल 392, आर्टिकल 393। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को आपके कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, जैसे आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 60, 366, 367, और फिर उसके बाद 380, 391, 92, 93, और इनको छोड़कर बाकी सबको रोक दिया गया। ये हुआ कि संविधान लागू अभी नहीं होगा। तो बोले भैया कब करोगे संविधान को लागू? तो ये हुआ कि भैया 26 जनवरी के दिन हम क्या काम करेंगे? संविधान को लागू करेंगे। अच्छा, इसके पीछे कुछ लॉजिक भी था। तो ये हुआ कि भैया 26 जनवरी
1950 को दिन को फिक्स आप तो कर रहे हैं, ठीक है, इस दिन आप संविधान को लागू करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को क्या प्रॉब्लम है जिसमें आप संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं? तो ये हुआ कि भाई देखिए 26 जनवरी 1930 को आप पहले याद करो। पहले 26 जनवरी 1930 को आप लोग जाओ, तो आप पहले याद करो कुछ हुआ था, किसी को पता है? तो 31 दिसंबर 1929 की रात को जब रवि नदी के तट पर भारत ने पहली बार क्या फहराया था? देश का झंडा फहराया था। तो जिसमें एक चरखा बीच में रहा करता था, वही झंडे को उन्होंने 31 दिसंबर 1929 की रात को क्या रवि नदी के तट पर उन्होंने पहली बार झंडा फहराया। और यह कहा गया कि अब हम 26 जनवरी 1930 से, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से हर साल हम भारत का स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो लोगों ने फ्लैश बैक में अपना गए, देखे बेकायदे कि नहीं भाई बात तो सही है, 26 नवंबर से 26 जनवरी कोई बहुत बड़ा दिन तो दूर है नहीं। पहले जरूरत थी कि अब हम ये नहीं कर सकते थे कि अंग्रेज साहब आप थोड़ा रुक जाओ, 26 जनवरी तक इंतजार कर लो, पहले उनको भगाओ। तो 26 नवंबर 1949 को बेकायदे कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित कर दिया गया। हमारा अपना काम हो गया है, इनको पहले भगा दें। फिर उसके बाद हम अपने जनता के अंदर उस पीड़ा, उस दर्द को, उस स्वाधीनता को जिंदा रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की स्थिति में आते हैं। तो आपको पता चल गया 26 जनवरी को आपका संविधान क्यों लागू हुआ। पहली बार हमने स्वाधीनता दिवस मनाए और उस दिन से हम हर साल आपके 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाते हैं और उसका महत्व आज भी हम बरकरार रखे हैं। आप लोग देखिए खूब अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हुए दिखाई भी देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, अब आगे थोड़ा सा, 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार संविधान सभा की बैठक हुई। अंतिम, याद रखिएगा, अंतिम, लास्ट आपका संविधान सभा की बैठक हुई। किसी को पता है कि इसके पहले कितने बैठक हो चुके तब? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार आपके संविधान सभा की बैठक हुई। यह आपका 12वीं बैठक थी। तो इसके पहले क्या हुआ? 11 बैठक हो चुकी थी, तो ये 12वीं बैठक, और इसके पहले आपके कुल 11 बैठक हो चुके थे। तो 24 जनवरी की तिथि को आपके संविधान सभा ने कहा, बड़ी अच्छी बात, कि अब हम अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसके रूप में? तो संसद के रूप में। और संसद के रूप में हमने संविधान सभा को बदल दिया और अंतरिम रूप से वो संसद के रूप में कार्य करती रही। तो जब आपके 12वीं बैठक इस 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार बैठक हुई, तो यह आपकी 12वीं बैठक थी। इसके पहले आपके कुल 11 बैठक हो चुके थे और संविधान सभा ने 24 जनवरी की तिथि को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इस तिथि को, इस 24 जनवरी की तिथि को उन्होंने क्या कहा कि हम अपने आप को अब कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और संविधान सभा ने अपने आप को बदलकर संसद के रूप में तैयार हो गया, ठीक है, और वह संसद के रूप में बदल गया। अब संविधान सभा क्या हो गई? संसद, ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। और आपके अंतरिम संसद के रूप में यह कुछ दिन कार्य भी करता रहा। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे। और उस समय ब्रिटिश पीरियड से जो हमारी मंत्रिपरिषद थी, जो ब्रिटिश पीरियड में आपके हमारी जो मंत्रिपरिषद थी,
वो मंत्रिपरिषद किस कार्य करने लगी? भारत के स्वतंत्र भारत के 1950 से मंत्रिपरिषद के रूप में। वही जो ब्रिटिश समय मंत्रिपरिषद थी वही आपका कार्य करने लगी और नेहरू जी आपके पीएम के रूप में हुए। तो राजेंद्र प्रसाद जी आपके अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहे और जो उस समय ब्रिटिश पीरियड से जो हमारी मंत्रिपरिषद थी वो मंत्रिपरिषद कार्य करने लगी भारत के स्वतंत्र भारत के 1950 से मंत्रिपरिषद के रूप में इन्होंने बेकायदे कार्य किया और नेहरू जी आपके पीएम बनते हैं और ये आपकी पूरी कहानी हुई। लेकिन जो आपके भारत का जो पहला चुनाव संपन्न हुआ वह 1952 को हुआ। कब हुआ? 1952 को हुआ। भारत का जो फर्स्ट चुनाव हुआ वो कब हुआ? 1952 में। अर्थात कि 1952 में हम सही मायने में चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के साथ इस व्यवस्था के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते गए। अर्थात कि जब 1952 में बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजा और फिर हम सही रूप से इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते गए और लगातार हम इस लोकतंत्र की सफलता के लिए लगातार कार्य भी करते आ रहे हैं और लगातार हम स्वाधीनता दिवस और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बेकायदे खूब अच्छे तरीके से मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। जहां तक है कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सारे कमेंट का जवाब बेकायदे दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट करिएगा, खूब ढेर सारा आप शेयर भी कर दीजिएगा लेक्चर को। और आपके आज संविधान सभा का चैप्टर समाप्त होता है। अब आपका भारतीय प्रस्तावना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और बेकायदे वहां पर हम चर्चा विमर्श आपसे करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों अधिक से अधिक आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को कोई भी दिक्कत आए आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया जाएगा। और आपके कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं, उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से किताब से नोट कर लीजिएगा, वो इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी सब ये टॉपिक खत्म हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।